यहाँ से जहाज लेके अगर यहाँ से गुजर भी जाएंगे, किस कोना से मिसाइल मार देगा ये किसी को नहीं पता। गाजा को यहाँ से शिफ्ट करेगा, कहाँ पे शिफ्ट करेगा बाबू? ये ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को मिसाइल दे रखे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। अब वो कहते हैं कि अगर तेल इधर से ले गया, ईरान क्या कर रहा है, कोनो जहाज जा रहा है उसको मार दे रहा है। पानी वाला जहाज हारमुज से क्यों जाता है? देखो, हर युद्ध का एक पैटर्न होता है। रूस का कहना है कि भैया कुछ को तेल महंगा हो जाना चाहिए, इन लोग को पीट पाट के रद्द कर देगा, पारा पारी पिटाएंगे लोग। तो लोग खाना लूटने गए, वहीं में इजराइल गोली चला दी। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि सर यहाँ से जाने वाले जहाजों को ईरान काहे मार रहा है? कितनी बड़ी सेना हो गई ईरान की। भारतीय सैनिक गए और हाइफा आजाद कराए। फिलिस्तीन के कितने पार्ट? 2 पार्ट हो गया। ये इधर वाला हो गया गाजा और इधर वाला हो गया आपका वेस्ट बैंक। इसका नाम रखा है वेस्ट बैंक और इसका नाम रख दिया गाजा। इसका नाम क्या रख दिया? गाजा। इसका नाम क्या रख दिया? गाजा। गाजा नाम रख दिया। देखो बाबू, हम आपको पढ़ाए हैं, गाजा को यहाँ से शिफ्ट कर देगा कहाँ पर? सोमालिया में। गाजा को यहाँ से शिफ्ट करेगा कहाँ पर शिफ्ट करेगा बाबू? ये शिफ्ट करेगा सोमालिया में शिफ्ट करेगा। फिलहाल गाजा में क्या करेगा देखिएगा ध्यान से। फिलहाल गाजा में क्या करेगा सुनना ध्यान से। गाजा को क्लस्टर बनाएगा। क्लस्टर कैसे बनेगा? इसके बीच में 2 किलोमीटर चौड़ा एरिया कहेगा यहाँ कोई नहीं रहेगा, खाली रहना चाहिए, यहाँ खाली करेगा। फिर बीच में 2 किलोमीटर एरिया चौड़ा करके खाली रखेगा, यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। फिर 2 किलोमीटर एरिया चौड़ा करके कहेगा यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए, और फिर बॉर्डर पे कर देगा कोई नहीं रहना चाहिए। इनको ऐसे क्लस्टर में कर देगा, यहाँ पर बीचवा बीचवा में खाली कर देगा, चित काबरा बना देगा इनको, चित काबरा। फिर मार मार के इन लोग को भेज देगा सोमालिया में। तो ये हो गया गाजा। और ये जो है, इन लोग को लग रहा था कि हम नहीं पिटाएंगे, इसको पीटने के बाद अब इनको पीटना चालू किया है। इन लोग को पीट पाट के रद्द कर देगा, पारा पारी पिटाएंगे लोग यहाँ पर। तो इसराइल की राजधानी जेरूसलम है और ये फलस्तीन जो बचा हुआ है इसकी राजधानी रमल्ला। रमल्ला का अर्थ होता है ऊंचा जमीन। रमल्ला का अर्थ होता है ऊंची जमीन। अरबी भाषा में रमल्ला का मतलब है ऊंची जमीन। तो यहाँ पहाड़ी एरिया है, थोड़ा सा ऊंचा एरिया है यहाँ पर। अब देखिए, इस इसराइल का सबसे बड़ा शहर है तेल अवीव। इसराइल का सबसे बड़ा शहर का नाम है तेल अवीव। तेल अवीव, तेल अवीव। और इसका ऊपर में एक बंदरगाह हो गया हाइफा। यहाँ जगह है हाइफा, ऊपर में देखना हाइफा जगह होगा, मिल गया हाइफा, ये जगह है हाइफा। अब आपको जानकर ताज्जुब होगा, अंग्रेज हाइफा में हार गए थे तो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़के उनको हाइफा जितवाए थे। अंग्रेज हाइफा हार चुके थे सब, अंग्रेज हाइफा हार चुके थे सब तुर्की से। तो हाइफा जब अंग्रेज हार गए तो भारतीय सैनिक गए और हाइफा आजाद कराए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि रे ते अपने लिए काहे नहीं लड़ता है, ते ब्रिटेन के लिए काहे लड़ रहा है भाई, अपने लिए लड़। तो सुभाष चंद्र बोस बाद में समझा के लाए, नहीं तो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ रहा था, भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ रहा था। आप अपने आप से एक बार सोच के देखिएगा, 1857 की क्रांति में जितने सैनिकों ने क्रांति किया, इससे पहले वो सैनिक ब्रिटेन की फौज में क्या कर रहे थे? हम ही भारतीयों को मार रहे थे लोग। वो तो धार्मिक एंगल आ गया, गाय और सुअर की चर्बी लग गई। अगर गाय और सुअर की चर्बी के जगह केमिकल यानी ग्रीस या मोबिल लगा रहता तो मेरे ख्याल से तो विद्रोह ही नहीं हुआ रहता। तो भारतीयों ने अंग्रेजों को भी खूब साथ दिया है, इसी वजह से तो शासन किया है। हाइफा हार गए थे सो अंग्रेज, भारत का सैनिक गया वहां पर। और ये तेल अवीव इसका सबसे बड़ा शहर है। वेस्ट बैंक तो हम आपको बता दिए यहाँ पे, बाकी इसके बहुत सारे शहर वगैरह होंगे। यहाँ आगे बढ़ते हम लोग। ये है जार्डन, ये देश है जार्डन। जार्डन की सीमा समुद्र से यहाँ पे छोटी सी लगती है, यहाँ पे समुद्र की सीमा यहाँ पे 26 किलोमीटर जार्डन की सीमा समुद्र से लगती है। जार्डन और इसराइल के बीच में ये एक समुद्र है जिसका नाम है मृत सागर। जार्डन और इसराइल के बीच में एक झील है, नाम है उसका मृत सागर, डेड सी, मृत सागर या डेड सी। यहाँ का पानी एकदम खारा है, यहाँ का पानी एकदम ही खारा है, एकदम खारा है। और इस पानी का घनत्व तो डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि आप इसमें कुछ भी फेंक दीजिए वो डूबेगा ही नहीं।
आप इसमें लेट जाइए, आप डूबिएगा नहीं। मछली फेंकिएगा, मछलियों बाहर निकल जाएगी, मछली मर जाती है इसमें। इसमें कोई जलीय जीव अंदर रह ही नहीं सकता है, मर जाता है। तो इसके अंदर जीव नहीं रह पाते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, और इसमें समुद्री जीव न रहने के कारण इसका नाम है मृत सागर। इस सागर के अंदर सब मृत है। आप बताओ बाबू, हम आपसे पूछते हैं कि सबसे खारा जो ये है, क्या नाम है, सबसे खारा झील जो है वो मृत सागर है या तुर्की का वान झील है? सबसे खारा झील ये मृत सागर है, खारापन मृत सागर का है या वान झील का है? तुर्की के वान झील ज्यादा खारा है या मृत सागर ज्यादा खारा है? वान झील ज्यादा खारा है, वेरी गुड। तुर्की का वान झील ज्यादा खारा है। मृत सागर का तो घनत्व ज्यादा है, मृत सागर का तो घनत्व ज्यादा है। खारेपन से मछलियों को दिक्कत नहीं है, मछलियों को दिक्कत है वहां का घनत्व तो ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वरना मछली अंदर ही नहीं जा पाएगी। ऊपर मछली सब ऐसे सांस नहीं ले पाती है। हमारा फेफड़ा जो है, हमारा फेफड़ा की खासियत क्या है? हमारे फेफड़े की खासियत ये है कि हवा में उड़ रहे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, तो CO2, SO2, जलवाष्प, ऑक्सीजन, इन सब में से केवल ऑक्सीजन को खींच लेता है। इन सब में से केवल ऑक्सीजन को खींच लेता है, बाकी गैसेस को बाहर कर देता है। ये अपने आप में एक करिश्मा है। सोचो, इतनी गैसें मिली हुई हैं। कोई सिगरेट पी के धुआं मार रहा है, यहाँ पर ऐसे सिगरेट पी लिया है, धुआं मार रहा है, इंतकाम देखेगी, भुगतेगी तुम, और ऐसे करके नहीं देखते, दिल टूटता है तो सिगरेट पीने लग रहा है। ऐसा आजकल का अलग मॉडल हो गया है। यहाँ पे हम लोग के टाइम पे नस काटता था सब, अब सिगरेट पी रहा है सब। तो सोचिए, इतना धुआं धुआं कर दिया वातावरण में। कोई घर जला रहा है, कोई गोईठा जला दिया है, यहाँ पर अलग अलग धुआं हो रहा है, लेकिन हमारा फेफड़ा पूरे वातावरण से केवल और केवल ऑक्सीजन निकालता है, पूरे वातावरण से केवल ऑक्सीजन ले रहा है। वैसे ही मछलियों का जो गलफड़ होता है, हवा में ना होके बल्कि पानी में घुले ऑक्सीजन को निकाल लेता है। मछलियों का जो गलफड़ है या फिर गिल्स है वो निकाल लेता है। तो मछलियां यहाँ बाहर में सांस नहीं ले सकती, उसका काम करेगा पानी में। हम पानी में सांस नहीं ले सकते, हम हवा में सांस ले सकते हैं। तो ये हो गया, ये है जार्डन। जार्डन भी पढ़ाई दिए। यहाँ कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, जार्डन वगैरह कुछ खास डेवलप नहीं है। यहाँ पे गाजा के लोगों को मार रहा था तो जार्डन जहाज लेके गया, खाना गिराया उसके ऊपर, वहीं पे गिर रहे थे लोग, तो लोग खाना लूटने गए तो वहीं में इजराइल गोली चला दिया, जा एक जगह मिल गया यहाँ पे। तो फिर ये बेचारा ये क्या करे, तो खाना गिराया तो दहिया पे गिर गया, वह मर गया। बड़ी दिक्कत हुआ। इधर आगे देखते हैं, ई लोग जाए और मार करे ओकरा से। ये हो गया आपका सऊदी अरब। ये जगह कौन हो गया? सऊदी अरब। एक को नदी नहीं है यहाँ पर, सऊदी अरब में एक भी नदी है नहीं है। वापस आ जाइए आप मिडिल ईस्ट वाले पे, वापस आइए मिडिल ईस्ट पे, सऊदी अरब देखिए, वापस आइए मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब देखिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सऊदी अरब, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। देखो ध्यान से, मिला? सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी अरब का जो समुद्र है दो साइड से, एक साइड में लाल सागर है और एक साइड में फारस की खाड़ी है। इधर में लाल सागर है और इधर में फारस की खाड़ी है। सऊदी अरब में दो ठो है, इधर में लाल सागर है और इधर में फारस की खाड़ी है। लाल सागर और फारस की खाड़ी। तो जो इसका पेट्रोलियम वाला एरिया है वो ये साइड से, पेट्रोलियम वाला एरिया इस साइड से, इस साइड से पेट्रोलियम का एरिया नहीं है। तो इसके इधर में पेट्रोलियम है। ईरान क्या कर रहा है? कौनो जहाज जा रहा है उसको मार दे रहा है, कौनो जहाज जा रहा है इसको मार दे रहा है। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि सर यहाँ से जाने वाले जहाजों को ईरान काहे मार रहा है, कितना मार रहा है, कितनी बड़ी सेना हो गई ईरान की। तो देखो, किसी चीज पर कब्जा करना और किसी को डिस्टर्ब करना, दोनों में अंतर है। ईरान जो है यहाँ शिपिंग लाइन को डिस्टर्ब कर दे रहा है। जैसे
आप अपने गांव के सामने अपने घर के सामने जाने वाली सड़क को अगर डिस्टर्ब करना चाहें तो आराम से डिस्टर्ब कर देंगे। कैसे? 5 गो कटाहा कुत्ता पाल दीजिए, बड़का बड़का सांड 4 गो छोड़ दीजिए, कूड़ा किचाहिन कर दीजिए और छत्ते पे चढ़ के ढेला चलाइए। देखिए उनने से कोनो जाने छोड़ देगा, आपके गली में जेबे नहीं करेगा। या जा हो सांड मार देता है, ढेला चला दे रहा हो, काट ले रहा है, मिर्चा झोंक दे रहा है छत्ते पे से, यहाँ पर गरिया रहा है, आप उनमें से जाना ही बंद कर दीजिएगा। ईरान जो है ना, ये ढेला चला दे रहा है, कभी मिसाइल मार दे रहा है, कभी गोली मार दे रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं लोग, वो लोग युद्ध करने थोड़े आया है भाई, वो युद्ध करने थोड़े आया है। और ईरान इसको भली भांति समझ रहा है, भाई तुम युद्ध करने आए हो ना, कितना दिन युद्ध करोगे, कितना दिन युद्ध करोगे? डिस्टर्ब करना तो जिंदगी भर डिस्टर्ब कर देंगे। युद्ध करना महंगा हो सकता है, युद्ध करने में खर्च आएगा, रणनीति आएगी, जान माल का खतरा होगा, बहुत पैसे लगेंगे। डिस्टर्ब करने में क्या जाता है? 100 जहाज में से 1 के ऊपर मिसाइल गिरा तो बाकी 99 भाग जाएगी। उस सेना थोड़े है कि आएगी मारने के लिए, नहीं समझे? शिपिंग जिसकी जहाज है, जहाज किसी और का रहता है, सामान किसी और का रहता है। अब जैसे मान के चलिए आप ही का ट्रक है, तो आपका ट्रक है तो सामान आपका थोड़ी है जी, ट्रक आपका है। अब आप कभी उसमें बालू लोड कीजिए, कब वो सब्जी लोड कीजिए, कब वो जानवर लोड कीजिए, आपकी मर्जी। अब पता चला कि उन गाँव में मिसाइल हमला हो रहा है और उसी गाँव से ऑर्डर आया कि 1 ट्रक सब्जी ले जाना है, तो आप क्या कहेंगे? रे तोरा सोचा तू नहीं, तोरा सब्जी का भाड़ा देगा 20,000 रुपया ट्रक का, अब मिसाइल हमारे ट्रकवा पे गिर गया, हमारे ट्रक में उड़ जाएगा 40 लाख का, हम ना जाएंगे? दूसरा ट्रक देखो, दूसरा ट्रक। तो ईरान को ये बात भली बात पता है कि देश कितनो चिल्ला ले, ये पानी वाली जो जहाजिया है ना, ये प्राइवेट आदमी का है, ये पानी वाली जहाज प्राइवेट आदमी का है, वो अबे नहीं करेगा। एमे हमको ज्यादा को मारने की जरूरत नहीं है। 500 जहाज में 1 को मार के गिरा, बाकी सब भाग जाएगा। कहा तो नहीं, हमारा डूब जाएंगे, बैंक से लोन लिए हैं, EMI चलता है, डूब जाएंगे, भागो, हमको यहाँ से आना ही नहीं है। ईरान अलग लॉजिक चल रहा है। ईरान का कहना है युद्ध थोड़े लड़ना है भैया, हमको शिपिंग लाइन डिस्टर्ब कर देना है। अब आपके मन में आएगा कि ई ससुरा शिपिंग लाइन क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, कुल मिल के इसको मार दिया सब। ईरान में सबसे खराब क्या हुआ, मिनाम स्कूल एक था, वहां पे 168 लड़कियों को मार दिया। लड़कियों की एज किसी का 5 साल 7 साल ऐसे था। दुनिया में देखो दोगलई क्या है, कोई उसको आतंकवादी नहीं कह रहा है भाई। अब इससे बड़ा आतंकवादी हमला क्या होगा? किसी स्कूल पर छोटी बच्चियों को मिसाइल से हमला कर दे, उससे बड़ा आतंकवादी हमला क्या होगा? तो आतंकवादी उसको नहीं कह रहा है। जलियांवाला बाग में गोली मार दिया, फिर इससे बड़ा आतंकवादी क्या होगा? 40 लाख लोगों को महारानी, इंग्लैंड की महारानी बंगाल का सारा अनाज खींच के लेके चली गई, सारे किसानों को गोली मार दिया गया, उनके घरों से अनाज की 1-1 बोरियां निकाल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सैनिकों को भेज दिया गया। अकेले बंगाल में 40 लाख से ज्यादा लोग भूख से मरे थे। उन्हें आप आतंकवादी ही नहीं कहते, समझ में आया? याद रखिएगा, बंदूक लिया आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक, कलम लिए ये जो यूरोप वाले बैठे हैं, नाटो, UNO या महारानी, ये सब जो है सब जिसको देशों को गुलाम बनाई सब। आप बताइए, अंग्रेजों की गुलामी ने हमें कितना काटा। जलियांवाला बाग में मारा, हर एक विद्रोह में मारा, झांसी की रानी को मारा, भूख से मारा। इस मारने के बाद अफगानिस्तान बनाया, इस मारने के बाद पाकिस्तान बनाया, फिर बांग्लादेश बनाया, फिर म्यांमार बनाया, फिर भी ये आतंकवादी नहीं कहलाते हैं सब, फिर भी ये आतंकवादी नहीं कहलाते हैं सब। अपने आप से जरा सोच के देखो यार, तुमने लाखों लोगों को तो भारत पाकिस्तान के विभाजन में कटवा दिया। आज अफगानिस्तान हमारे देश का हिस्सा रहता तो आज हमारा अफगानिस्तान को आज तालिबान कैप्चर कर दिया। पाकिस्तान में आज गली गली में आतंकवादी घूम रहा है सब। बांग्लादेश की हालत देखो। तो भाई तुमने इतना कुछ किया, तुम आतंकवादी नहीं कहलाओगे? हाँ? चलो अब देखते हैं। सर पानी वाला जहाज हारमुज से क्यों जाता है? भैया पानी वाली जहाज़ों में जो पेट्रोलियम निकलती है वो कहाँ से निकलती है? सऊदी अरब के इसी एरिया से निकलती है, बहरीन से निकलती है, कतर से निकलती है, कुवैत से निकलती है, इराक से निकलती है, ईरान से निकलती है। इन सब लोग की मजबूरी है इधर से ही जाना। अब आपका कहना है कि सर ट्रेन लगा के इधर से क्यों नहीं भेज सकते हैं? ट्रेन लगा के बेशक भेज सकते हो, फिर पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ईरान का यही कहना है महंगा हो जाए। रूस का कहना है कि भैया कुछ को तेल महंगा हो जाना चाहिए,
कुछ भी करो तेल महंगा हो जाना चाहिए, रूस का तेल बिकेगा। और ट्रेन से तेल ज़्यादा नहीं आ पाएगा, ट्रेन से तेल ले जाने में टाइम भी लगती है और महंगा भी पड़ता है। तो अल्टीमेट काम क्या हो जाएगा, ट्रेन महंगा हो जाएगा। फायदा किसको होगा, रूस को। रूस का कहना है कि भैया तेल हम ही से खरीदो तो आराम से। तो वो पूरी शिपिंग लाइन को डिस्टर्ब कर रहा है। और ट्रेन से भरना झमेला है ना, हर एक बॉगी में अलग अलग भरो, हर एक उसके डिब्बा में अलग अलग। पानी वाली जहाज का बड़का टंकी भर दिए, मतलब समझो 500 ट्रेन का, 500 ट्रेन में जितना तेल आएगा उतनी एक जहाज में आ जाता है, पानी वाली जहाज में। तो 500 ट्रेनों में जितनी जहाज आएगी उससे ज्यादा उसमें आ जाए। अच्छा मान के चलो तुम ट्रेन बनाइयो दिए, उसको क्या जाता है एगो मिसाइल लेकर पे मार देगा। भैया जब इतनी चूंकि पानी के जहाज पे मार सकता है, अमेरिका के ड्रोन रडार पे मार सकता है, चलो ट्रेन की पटरिया पे क्या जरूरत है, मार देगा। अच्छा वो इतना सातिर है, वो ट्रेन की पटरी पे नहीं मारेगा, ट्रेन के रास्ते में आ रहा ब्रिज जो नदी को या किसी पहाड़ को या सुरंग को काट के जा रहा होगा, ओकरे पे मारेगा। कहेगा पटरिया मारेंगे 2 दिन में सही कर देगा, पटरिया मारेंगे 2 दिन में सही कर देगा। पुलवा तोड़ देंगे तो 2 दिन में तो सही नहीं होगा, तुमको ढलैया करना पड़ेगा, 15 दिन उस पर पानी देना पड़ेगा, पानी देने के बाद फिर उसको टेस्ट करोगे, फिर मार देगा। तो सोचो तो नहीं, कोई फायदे नहीं है ना अल्टरनेटिव करने का, अल्टरनेट का कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। और उधरों से जाना रोक देगा, और उसको पता है कि हम ट्रेन की स्टेशन एक उड़ा देगा, काम खत्म। और उतना, अब अपने से सोच के देखो, उतनी ट्रेनें भी तो होनी चाहिए, हर चीजें पहले से सेट हो जाती हैं। जैसे अगर हम कह दे कि पटना का विद्यार्थी चलो अब गांव में पढ़ना, ए भैया गांव में उतना हॉस्टल भी तो होना चाहिए, 5 लाख विद्यार्थी कहाँ जाएगा, यहाँ गली गली में हॉस्टल है। तो जो चीजें पहले से चल रही होती हैं उसके लिए पूरा एक सिस्टम बन चुका होता है। ट्रेनें उतनी हाई नहीं है, अचानक सी बवाल आया है, तब क्या होगा, सर पाइपलाइन से नहीं भेज सकते हैं, उसको काम डिस्टर्ब करना है, पाइपलाइन में पे मार देगा वो कुछ से भेजिएगा मार, वो एकदम बढ़िया से नस पकड़ लिया इन लोगों को। और इसका साथ कौन दे रहा है, रूस। इसका साथ कौन दे रहा है, रूस और चाइना। रूस और चाइना, रूस इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि तेल का दाम बढ़ेगा, रूस खुश हो जाएगा। चाइना का कहना है भाई तेल का दाम बढ़ाओ, हमको उसी रेट पे देना। ईरान कह रहा है कि चाइना तुम टेंशन नहीं ले, तुमको हम उसी रेट पे देंगे, तुमको हम उसी रेट पे देंगे, तुमको नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सब जगह बढ़ा देंगे। हम लोग को हो गया दिक्कत कि हम लोग इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल के साथ हो गए। ये ससुरा सबको दिक्कत नहीं है, ये अमीर देश है सब। हम लोग को ससुरा गैस महंगा हो गया, सोचो लोग, गैस महंगा हो गया, तो गैस महंगा हो गया तो अब बताओ समोसा वाला जो गैस पे खाना बना रहा था वो अपना रेट बढ़ाएगा कि नहीं। तो जो समोसा पहले 10 रुपया का था अब 15 रुपया में होगा, तो लोग समोसा वाले से लड़ेंगे, काहे महंगा किया, काहे महंगा किया। या भैया होगा गैसवा महंगा हो गया तो कौन चीज से फूंक के समोसा बना दे, कहां से सस्ता करेगा वो भाई, खाओ वही खाओ। आगे बढ़े, अभी तो तुम देखना अभी मुसीबत आना बाकी है। 1 से 2 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ईरान अपना सारा तेल समुद्र में मिला देगा। ईरान अपना सारा तेल समुद्र में मिला देगा, तुम देखना। और समुद्र में फैल गया ना तो पूरी दुनिया में प्रदूषण होगा, क्योंकि समुद्र एक जगह तो रुकता नहीं है। देखो हर युद्ध का एक पैटर्न होता है, युद्ध एक खास रणनीति से लड़ी जाती है। उस युद्ध में 2 चीजें होती हैं, दुश्मन को हराओ या दुश्मन को परेशान करो, दोनों चीजें होती हैं। और अगर ईरान का कहना हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। आगे बढ़े तो बताओ सर इंडिया क्यों नहीं खरीद रहा है, ट्रंपवा मना किया हम लोग को, हमको ईरान तेल बेचने को रेडी है, ईरान हमें तेल उधार दे देता है और कहता है कि तेल बेचने के बाद हमको पैसा दीजिएगा, हमको एडवांस नहीं चाहिए। भाई तेल खरीदिए, इंश्योरेंस भी हम देंगे, पहुंचा भी हम ही देंगे, तेल बना के बेच दीजिएगा, और जब बिक जाएगा तब पैसा दीजिएगा। लेकिन ट्रंप वो कहता नहीं खरीदो। हम लोग ट्रंप की, अमेरिका दादागिरी दिखाता है और हमारी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने शौक से किया है, या ऐसा नहीं कि मोदी जी को शौक लगा है या मनमोहन सिंह को शौक लगा है, इन दोनों को टॉर्चर किया था, समझा गया। मनमोहन सिंह और मोदी जी दोनों को मना किया है,
अगर आपको लगता है कि नहीं मनमोहन सिंह ज्यादा ताकतवर थे तो उनसे पूछिएगा, वो भी ईरान से तेल खरीदते थे, उन्हीं के समय मना कराया। मोदी जी भी ट्राई किए, ईरान दौरे पे भी गए थे, इनको भी मना किए, दोनों को मना किया था, दोनों को। अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी अलग लेवल का आदमी थे। अमेरिका ने कहा परमाणु बम मत लगाओ, 5 को परीक्षण कर दिया, तो मना करेगा 5 को करेंगे, समझे? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कौन दे रहा था? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम कहेंगे हम नी पीछे से बम बनाते रहेंगे, आप चलाते रहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कलाम साहब से कि बम में कोई कमी नहीं ना होगा, आप लड़ाई बोलिए, हम इधर से बनाते रह रहे हैं। तो कहेंगे ठीक है, मारे सोचा नहीं, परमाणु बम बना, कारगिल की लड़ाई में चढ़ गए अटल बिहारी वाजपेयी, हो गया। सर बैरल क्या होता है? बैरल माने ड्राम, बैरल माने ड्राम। 159 लीटर वाले ड्राम को बैरल बोला जाता है, 159 लीटर वाले को बैरल कहा जाता है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? तो सऊदी अरब, ईरान, इस सब का लड़ाई उड़ाई का मैटर तो समझ ही रहे हो बाबू, ध्यान से देखो। सऊदी अरब का पेट्रोलियम एरिया इधर है, सऊदी अरब के इस, मेरी ओर देखो सब लोग, लुक एट मी, लुक टुवर्ड्स मी, लुक ऑन दिस ब्लैक बोर्ड, लुक एट दिस पैनल। सऊदी अरब का लाल सागर के पास एक बहुत बड़ा शहर है जद्दा, सऊदी अरब के लाल सागर के पास बहुत बड़ा शहर है जद्दा। देखिए जद्दा मिला कि नहीं मिला? जद्दा मिला कि नहीं मिला? सऊदी अरब का बहुत बड़ा शहर है जद्दा। जितने लोगों को हज करना होता है पूरी दुनिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, कुवैत से, कतर से, दुबई से, ओमान से, यूएई, इधर से, यहाँ से, जॉर्डन से, सब लोग हज करने कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना। हज करने लोग कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना। हज करने कहाँ जाते हैं? तो मक्का मदीना जाते हैं। समझ में आ गया? हज करने लोग मक्का मदीना। किस एयरपोर्ट पे उतरते हैं? जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं। यहीं पर एक शहर है मक्का और एक शहर है मदीना। यहाँ है मक्का और यहाँ है मदीना। ये हो गया मक्का और ये हो गया मदीना। तो मक्का मदीना दोनों शहर हैं, ये हज यात्रा के लिए यहाँ है। मक्का में काबा है जहाँ मुस्लिम लोग सर करके नमाज पढ़ते हैं। मुस्लिम लोग जो सर करते हैं, अपना चेहरा रुख किधर की ओर करते नमाज पढ़ते हैं? मक्का की ओर करके नमाज पढ़ते हैं। यानी हिंदुस्तान का जो भी इंसान नमाज पढ़ेगा तो उसका सर किधर रहेगा? मक्का की ओर रहेगा। उसका सर किधर की ओर रहेगा? मक्का की ओर रहेगा। इंडिया का जो भी आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका सर मक्का की तरफ रहेगा, यानी वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन इराक का आदमी, सीरिया का आदमी, तुर्की का आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका डायरेक्शन साउथ की ओर रहेगा। मिस्र का आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका डायरेक्शन ईस्ट की ओर रहेगा, ईस्ट की ओर। इथियोपिया का आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका डायरेक्शन नॉर्थ की ओर रहेगा, नॉर्थ की ओर। सऊदी अरब का आदमी नमाज पढ़ेगा तो किस डायरेक्शन में हो भैया? देख लो, इधर ही मक्का की ओर ही होना चाहिए। किबला बोलते हैं, किबला, किबला, समझ में आ गया? किबला बोलते हैं, झुक के उधर ही नमाज पढ़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किबला जिधर झुक के हम क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। आजकल हीरो हीरोइन सब ऐसा गाना बना रहा है सब। एगो हीरो गाना गए थे, मेरा रूह भी तू, मेरी जिस्म भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा किबला भी तू। मैंने तोरे ओर से झुकबे करेंगे, उन्हीं झुकबे, किबला भी तू। तो जा तू नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आजकल गाना गा रहा है, एकदम चढ़ा दे रहा है। लड़की को बुझाइए नहीं रहा है किबला मने होता क्या है, उसको ही नहीं बुझा रहा है किबला मने क्या होता है। लेकिन हाँ, खुश, हमारा तारीफ हुआ है, बस।
दो चार गो लाइन मिला ली, मेरी जान भी तू, शौक भी तू, और उसके बाद किबला भी तू, उसको लगा हाँ हमारे ही बारे में बोल रहा है, अच्छा अच्छा तारीफ करो, खूब तारीफ। कहा जी ने क्या मजा आता है इन सब को तारीफ सुनने में, हाँ कितना मानता है, हम ही को कह रहा है। यमन है, इसकी राजधानी है सना, इसकी राजधानी है सना। यमन जो है, अब एक चीज गौर करके देखिएगा, यमन भी है ईरान से समर्थित देश है, ईरान समर्थित देश है यमन। ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को मिसाइल दे रखे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, हूती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइल दे रखा है। अब वो कहते हैं कि अगर तेल इधर से ले गया तो एक काम कर, तुम ई रास्ता को भी बंद कर देना। अब ई पतरका रास्ता का नाम है बाब अल मंदेब, ईरान कहता हम हैकरा बंद कर दिए हैं, ले उनका काम है तेल को महंगा कर देना, तेल महंगा कर दिए। अब पूरी दुनिया पंचायती कर रही है अमेरिका से, अरे छोड़ रे बकलोलवा, कहीं का पूरा तेल महंगा हो गया है, छोड़ दे बकलोलवा, पूरा का पूरा तेल महंगा हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओमान की राजधानी मस्कत। अब यहां से लेके यहां तक पूरा ओमान की खाड़ी डिस्टर्ब है, यहां से जहाज लेके अगर यहां से गुजर भी जाएंगे, जब तक पानी वाली जहाज पार नहीं कर जाए, किस कोना से मिसाइल मार देगा ये किसी को नहीं पता। एक कहीं कोनो कोना से मारेगा, सब आदमी भाग जाएगा, इधर से इधरों से मार सकता है, कहीं से मार सकता है। अब आप 2500 किलोमीटर तक आप सिक्योरिटी नहीं ना दे पाइएगा जी कंटिन्यूअस, बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, शिप जो होते हैं उनको अपना लोकेशन बताते रहना है, रूल है, हर एक शिप को अपना लोकेशन बताना है। इस जुरा को खोजने के लिए जरूरत भी नहीं है, लोकेशन बताइएगा आप कहाँ है, टिप के टन दे मार देगा उस पर जा। तो इसका फायदा उठा रहा है।